एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारी क्लास नंबर 3 प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स की, जिसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जहां पे हमने बेसिकली पहले लेक्चर में हमने फ्रूट्स और प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में जाना कि उनका मतलब क्या होता है। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको स्कोप्स के बारे में बताया। अगर हम फ्रूट क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं तो फ्रूट क्रॉप के क्या अलग अलग स्कोप्स हैं। तो इसी तरीके से आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स पढ़ने वाले हैं। आपको इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, राइट इन डिटेल और डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। तो आप ये लिख सकते हो जो भी चीज आज वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती थी ये मैंने आपको बताया था। प्लांटेशन क्रॉप को हिंदी में बोला जाता है रोपड़ फसलें। ऐसी फसलें जो लार्ज स्केल तक हम ग्रो कर रहे हैं, लार्ज एरिया में हम ग्रो करते हैं। जैसे मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया था, चाय के बागान जहां पे होते हैं तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक हमें दिखता है कि चाय लगी हुई है ना। तो एक एंड से दूसरे एंड तक, मतलब वो किनारा हमें दिखाई भी नहीं देता, इतने ज्यादा एरिया में हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। और इसका कंजप्शन हम कब करते हैं? इसका कंजप्शन हम तभी करते हैं जब इसका प्रसंस्करण हो जाए, जब इसकी प्रोसेसिंग हो जाए। तो इन्हीं को ही प्लांटेशन क्रॉप्स कहा जाता है। ये इतना हमने कल की या 1-2 क्लासेस में कर लिया था। अब इन प्लांटेशन क्रॉप्स को लगाने के क्या फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंसेस हैं और क्या स्कोप्स हैं, वो जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। इनको 1 बाय 1 इन सारे पॉइंटर्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले है ग्लोबल प्रोडक्शन। कोई ना कोई रोल जो है ये प्लांटेशन क्रॉप्स, जो टी है, कॉफी जिसमें चाय आ जाती है, कॉफी आ जाता है, कैश्यू नट आ जाता है, अरेका नट आ जाता है, रबर आ जाता है, ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो प्लांटेशन क्रॉप्स में आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी क्रॉप जो है वो ग्लोबल प्रोडक्शन में कोई ना कोई रोल प्ले कर रही है, जिसको हम अगेन डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें, किन किन चीजों में इसका इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, कमर्शियल वैल्यू, वाणिज्यिक वैल्यू। क्यों इनकी वाणिज्यिक वैल्यू है, क्यों इनको हाई वैल्यू क्रॉप्स में रखा जाता है, ये भी हम बात करेंगे। तीसरा है एक्सपोर्ट अर्निंग। आयात निर्यात हम बोलते हैं ना यार, अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं तो एक्सपोर्ट, हमारी कंट्री के अंदर जाती है तो इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से अर्निंग लाता है ये चीज। नेक्स्ट है नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था लाता है या बनाता है। इसके साथ साथ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किस तरीके से अगर हम प्लांटेशन क्रॉप लगा रहे हैं तो वो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। बाय प्रोडक्ट्स बनाना, सॉइल एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हिली एंड बेरन लैंड। तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर रखने ही पड़ेंगे अगर आपको पूरे नंबर इसमें लेने हैं, ठीक है। डन। तो सबसे पहले हम अब पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं। सारे पॉइंट्स पे 1 बाय 1 हम आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंटर है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था बनाने के काम आता है। किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था बनाने के काम आता है, कितना परसेंटेज जो है प्लांटेशन क्रॉप की हमारी ग्रो होती है, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखो बेसिकली अगर इकोनॉमी की बात आती है तो इकोनॉमी की बात किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं यार, हम हमारे कंट्री में इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना चाय हम लगा रहे हैं, इतना कैश्यू हम लगा रहे हैं, इतना कॉफी हम लगा रहे हैं और इतना हम बेच रहे हैं बाहर वाली कंट्रीज को। तो अल्टीमेटली वो इकोनॉमी बिल्डअप कर रहा है, अल्टीमेटली वो इकोनॉमी बिल्ड कर रहा है। तो अगर हमें इकोनॉमी वाला पॉइंट रखना है, इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी प्लांटेशन क्रॉप का योगदान है, तो सबसे पहले बोलेंगे हम कि यार इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में देखो एक होता है कल्टीवेटेड एरिया। कल्टीवेटेड एरिया का मतलब होता है जिन क्षेत्रों में खेती बाड़ी होती है। तो इंडिया में लेस देन 2% टोटल कल्टीवेटेड एरिया से भी कम। देखो क्या इंडिया में जितना भी कल्टीवेटेड एरिया है उसमें से सिर्फ 2% भी, और या 2% से कम एरिया में प्लांटेशन क्रॉप लगाया जाता है। आपने देखा होगा ज्यादातर ये फसलें कॉमन नहीं होती, हर जगह पे नहीं लगती है। ये आपने चाय के बागान हर जगह नहीं देखे होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपने गेहूं हर जगह देखी होगी, या मक्का हर जगह देखा होगा, या आप लोगों ने आम हर जगह देखा होगा। तो
प्लांटेशन क्रॉप जो है, इंडिया में जितना भी कल्टीवेटेड एरिया है, कल्टीवेटेड क्षेत्र का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहां पे खेती बाड़ी की जाती है, उसका लेस देन 2% एरिया ऐसा है जहां पे प्लांटेशन क्रॉप को लगाया जाता है। सोचो इतने कम एरिया पे इसको लगाया जाता है, बट स्टिल 12.72% एक्सपोर्ट का हिस्सा प्लांटेशन क्रॉप्स ही है। उस लेस देन 2% एरिया में से हम खुद भी खा रहे हैं, हम बाकी कंट्री को भी दे रहे हैं, और 12.72% एक्सपोर्ट प्लांटेशन क्रॉप्स का ही हम करते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि टोटल इतनी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, तो टोटल एक्सपोर्ट का 12% एक्सपोर्ट प्लांटेशन क्रॉप्स ही हम कर रहे हैं। यानी कि जितनी भी आइटम्स हम दूसरी कंट्रीज को भेज रहे हैं, उन आइटम्स में 12.72% ये है। तो बहुत बड़ा हिस्सा है एक्सपोर्ट का भी इसमें। तो यहां पे इसीलिए लिखा गया है जनरली अराउंड इतना प्रतिशत टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग है इसकी। ठीक है, इतनी टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग इसकी है। ओके, कंट्रीब्यूट 75। अब इसी से ही एग्रीकल्चर का 75% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट हो रहा है। अगर 100% हम एग्रीकल्चर का कुछ भेज रहे हैं, तो 75% तो इसी को भेज रहे हैं। सोचो इतने कम क्षेत्र में लगाने के बाद भी इसका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है। आप लोगों बोलोगे यार ये डाटा याद करना पड़ेगा। हाँ, रफली याद कर लो। 12.72 नहीं याद रहता तो ऑन आप लिख भी सकते हो अप्रॉक्स 12%, अप्रॉक्स 13%। एग्जैक्ट क्योंकि हर साल वेरी करता रहता है ये डाटा, पर अगर इंपॉर्टेंस और स्कोप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये डाटा मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि इसके क्या स्कोप्स हैं। ठीक है, डन। तो सबसे पहला पॉइंटर हमने बोला कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी। तो नेशनल इकोनॉमी वाले पॉइंटर में हमको बोलना है कि यार इंडिया में जितना भी कल्टीवेटेड क्षेत्र है उसमें लेस देन 2% एरिया पे ही प्लांटेशन क्रॉप्स लगाई जाती हैं, और उस एरिया में से हमें इतना मिल जाता है कि हम खुद तो खा रहे हैं, और 12.72%, 12.72% जो हमारी अर्निंग है वो एक्सपोर्ट अर्निंग है। इसी को एक्सपोर्ट करके, इसी को बाहर भेज के हम इतना अर्न कर रहे हैं। और टोटल जितने भी एग्रीकल्चरल चीजें एक्सपोर्ट होती है उसका 75% यही बना रहा है। कंट्रीब्यूट नियरली 75% ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट अर्निंग, यही लिखा गया है यहाँ पे। डन है, बढ़े आगे। चलो, तो पहला पॉइंटर आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए अभी। चलो भाई, दूसरे पॉइंटर पे आते हैं, मेजर सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग। हालांकि हमने पहले पार्ट में भी वही चीज ऐड ऑन की है, बट पहले पार्ट में हमने बोला कि भाई अर्थव्यवस्था बना रहा है इस तरीके से, ये हमने अलग से पॉइंटर बना दिया कि एक्सपोर्ट अर्निंग इसकी बहुत ज्यादा है। तो यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिया कि भाई जो टी, कॉफी, रबड़, कैश्यू है, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, कैश्यू हो गया, इनको बहुत ज्यादा तादाद पे भेजा जाता है बाहर वाली कंट्री को। हमारी कंट्री से बाहर की कंट्री को इन आइटम्स को, इन कमोडिटीज को बहुत ज्यादा भेजा जाता है, तो इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप है उनमें मेजरली किन क्रॉप्स को भेजा जाता है, किन क्रॉप्स का निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। डन बच्चों। चलो देखो, स्ट्रेंथन्स इंडियाज फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज। जाहिर सी बात है यार, हमारी जो एक्सपोर्ट का सोर्स है या हमारा एक्सपोर्ट अर्निंग है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, क्योंकि इतना सारी चीजें हम बाहर भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां से भी हमें अर्निंग आ रही है। तीसरी चीज, एनहेंस इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन। अगर मान लो हमारी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री को चाय जा रही है, कॉफी जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो ऑब्वियसली रिलेशन बिल्ड करने में भी मदद कर रहा है, ट्रेड रिलेशन बनाने में मदद कर रहा है ना। होता है ना यार, हम अपनी कंट्री से ये भेजते हैं, दूसरी कंट्री वाले हमें कुछ और कॉमोडिटी देते हैं, तो उस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस बन जाते हैं एक्सपोर्ट करके। तो ये एक्सपोर्ट का फायदा भी होता है, नॉट ओनली कि हमें सिर्फ अर्निंग आ रही है एक्सपोर्ट से, बट इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस भी एक्सपोर्ट करने से बनते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट वाला पॉइंटर है, आप लोग उन पॉइंटर्स को इसमें ऐड कर सकते हो। ये एक्सपोर्ट का मेजर सोर्सेज है। आप लोग इसमें फिर बोलोगे कि यार एक्सपोर्ट के सोर्सेज है मेनली जो टी हो गया, कैश्यू हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, ये ऐसी क्रॉप हैं जिनको बहुत ज्यादा तादाद में एक्सपोर्ट किया जाता है, और जिसकी वजह से नॉट ओनली एक्सपोर्ट अर्निंग हो रही है, एक्सपोर्ट अर्निंग के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस भी हमारे स्ट्रांग हो रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो ये सारे पॉइंटर आप इस तरीके से कंक्लूड करके बना सकते हो। आप लोग ये चीज मेक श्योर करना है, अभी वो होता ना एग्जाम में, बस पॉइंटर बता दे, बस पॉइंटर बता दे, आगे मैं लिख लूंगा। ये वही पॉइंटर्स हैं, और आपको लिखना अपनी लैंग्वेज में, जिस तरीके से मैं बता रही हूं उस तरीके से आपको लिखना है कि शुरुआत कैसे करनी है और एंडिंग किस तरीके से करनी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा,
तीसरा है इंडियाज लीडिंग पोजीशन इन वर्ल्ड प्रोडक्शन। इंडिया का स्थान भी तो बढ़ रहा है यार। पूरे अगर विश्व की हम बात करें तो इंडिया का कहीं ना कहीं मतलब वी कैन से, अगर हम उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हमारी कंट्री में इतना ज्यादा इसको ग्रो कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे भारत का नाम भी तो रोशन हो रहा है। तो यहाँ पे यही वाला पॉइंटर हम ऐड करेंगे, इंडिया लीडिंग पोजिशन इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन। इंडिया टोटल, अगर हम वर्ल्ड टी प्रोडक्शन की बात करें, अब देखो स्कोप्स में बेसिकली डाटा तो आता ही आता है कि पूरे विश्व में जितना भी टी लगता है उस टी का 47% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। जब हम टी के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी भी इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है। इंडिया जो है वहां पे टी सबसे ज्यादा ग्रो भी होता है, सबसे ज्यादा कंज्यूम, सबसे ज्यादा उगाया भी जाता है और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी किया जाता है। ठीक है, होता है ना, मम्मियों को भी सुबह सुबह टी, दिन में टी, शाम के टाइम टी, खाने के बाद टी, हर वक्त चाय चाहिए होती है। मम्मी को क्या, हमको भी आदत पड़ी होती है, मुझे भी आदत है कि मैं 3-4 बार एक दिन में पीती हूँ चाय। तो सबसे पहला पॉइंटर आपको बोलना है कि यार इंडिया में टोटल जो वर्ल्ड प्रोडक्शन होता है चाय का, 47% इंडिया में ही चाय उगता है। सोचो टोटल वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में से 47% जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो इंडिया कर रहा है। तो पहला पॉइंट लिख लिया इंडिया के बारे में। दूसरा, कंट्रीब्यूट अबाउट 60, ये टी के बारे में हमने लिख लिया। अब दूसरी क्रॉप पकड़ लेते हैं कि कैश्यू और अरेका नट प्रोडक्शन में भी इंडिया 66% प्रोडक्शन कर रहा है। चाय के केस में हमने बोला 47%, अगर हम कैश्यू नट और अरेका नट की बात करते हैं तो 66% प्रोडक्शन इंडिया कर रहा है। टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन में से 66% जो हिस्सा है, भाग है प्रोडक्शन का, वो इंडिया परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, डन, ओके। चलो, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, इस तरीके से हमारी कंट्री को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मेन मकसद जो स्कोप्स का होता है वो ये स्कोप देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इन्हीं सारी इंपॉर्टेंसेस भी हैं, बट आपको लिखना किस तरीके से। इंपॉर्टेंस का मतलब है क्या महत्व है इनके, स्कोप का मतलब होता है किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। बस उसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, लिखना थोड़ा घुमा के है स्कोप को, पॉइंटर सेम रहेंगे बट इंपॉर्टेंस में हम उतने डिटेल में, उतने डाटा बेस्ड हम चीजें नहीं लिखते हैं। ठीक है, डन। चलो, तो अगर आपको ये पॉइंटर लिखना है, इंडियाज लीडिंग पोजीशन इन वर्ल्ड प्रोडक्शन, तो आप लिखोगे कि बाय ग्रोइंग प्लांटेशन क्रॉप को लगा के क्या हो रहा है, इंडिया का जो नाम है वो ग्लोबली, इंडिया को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। कैसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, अगर हम टी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो टोटल वर्ल्ड का 47% जो चाय का प्रोडक्शन है, चाय का उत्पादन है, वो इंडिया कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी नहीं, सेम लाइक अगर हम कैश्यू नट और अरेका नट की बात करते हैं तो इनका प्रोडक्शन भी 66% टोटल वर्ल्ड में से 66% जो है वो इंडिया कर रहा है। तो क्यों नहीं भाई, क्या यही तो स्कोप है, यही तो स्कोप है भाई, इंडिया को लोग ग्लोबली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए। ठीक है, डन। चलो, तीसरा पॉइंटर भी क्लियर हो गया। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये वाला पॉइंटर हमने फ्रूट वाले टॉपिक पे भी पढ़ा था, फ्रूट वाले मुद्दे पे भी हमने ये चीज पढ़ी थी। मैंने आपको फ्रूट वाले पॉइंटर में बताया था कि यार अगर मैं आम लगा रही हूं, अगर मैं सेब लगा रही हूं, उस आम और सेब से मुझे जैम भी चाहिए, मुझे जूस भी चाहिए उसका, मुझे चटनी भी चाहिए, मुझे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट उसमें से चाहिए। तो वो सारी चीजें इंडस्ट्रीज में बनेंगी, तो इंडस्ट्रीज का निर्माण हो रहा है वैसे। तो सेम चीजें अगर हम बोले, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब हम चाय की खेती कर रहे हैं, चाय और कॉफी से रिलेट करते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें हमने देखी होती हैं। मैंने बोला कि मैंने चाय के बागान लगाए हुए हैं। अब सेम मैंने आपको बोला कि प्लांटेशन क्रॉप को हम एक छोर से लगा रहे हैं, दूसरे छोर तक लगा रहे हैं, किनारा दिखाई नहीं दे रहा, इतने लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसका किया जाता है। तो क्या वो काम आप खुद कर लोगे, क्या उतना काम आप लोग खुद कर लोगे? नहीं, लेबर चाहिए होगी भाई। जब हमने प्लकिंग भी करनी है टीज की, टी लीव्स की क्यों प्लकिंग की जाती है, जब टी का साइज वैसे हो जाता है तो हम उनकी पत्तियों को निकालते हैं और उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, फिर जो टी हम अपनी चाय में डालते हैं वो तैयार होती है। तो इन सारे ऑपरेशंस के लिए, सारे क्या जो खेतों में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसके लिए लेबर चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए, तो उसके लिए हमें बंदे चाहिए, तो बंदों को मिलेगा रोजगार ऐसे।
तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इस तरीके से। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं अगर कोई भी प्लांटेशन क्रॉप है, चाहे हम टी की बात कर रहे हैं, चाहे हम कॉफी की बात कर रहे हैं, चाहे हम अरेका नट की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज एरिया में किया जाता है। लार्ज एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए। अब इतनी ज्यादा खेती अगर हम चाय की कर रहे हैं, कॉफी की कर रहे हैं, तो हमें उतनी लेबर भी चाहिए। तो बेसिकली लोगों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट इसके थ्रू जनरेट हो रहा है। तो ये चीज हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बोला भी गया है, प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब यहाँ पे आ गया डाटा, ये वाला पॉइंटर आप डाटा के फॉर्म, डाटा पता है तुम्हारे क्वेश्चन को और स्ट्रेंथन कर देता है भाई, पकड़ बना देता तुम्हारी। और एग्जामिनर को लगता है कि भाई इसने डाटा की फॉर्म में लिखा है, उसको खुद भी नहीं पता होगा, चाहे खुद नहीं पता, ऐसा होता नहीं है, खुद नहीं भी उसको पता होगा, फिर भी वो पूरे नंबर दे देगा भाई इसने डाटा की फॉर्म में लिखा हुआ है। बट वो अप्रॉक्स डाटा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी लिख लिया, है ना। चलो, टी इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 20 लाख पीपल। सोचो 20 लाख कम आंकड़ा नहीं होता है, इतने लोगों को रोजगार खाली चाय से मिल रहा है। कॉफी का क्या, कोकोनट का क्या, अरेका नट का क्या, बाकी भी तो बचती हैं अभी। इसके साथ साथ यहाँ पे कैश्यू का भी मेंशन किया कि कैश्यू भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें इतने सारे ऑपरेशंस करने को है, बहुत सारे ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। अब वो ऑपरेशंस हम खुद नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने एक जगह पे चाय के बागान तो लगा दिए, मैं खुद थोड़ी ना प्लकिंग करने लगूंगी इतने बड़े एरिया में, है ना। तो मुझे लेबर चाहिए रहेगी, तो उनको रोजगार मिल रहा है मेरे द्वारा चाय की खेती करने से। तो यहाँ पे हमने चाय का पॉइंटर भी मेंशन कर दिया, यहाँ पे हमने कैश्यू नट का भी पॉइंटर मेंशन कर दिया कि कितना कितना कि अप्रॉक्स कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है यहां से, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंटर हम यहीं पे ऐड ऑन कर देते हैं, वो अलग से तो नहीं मैंने मेंशन किया है, एक बार चेक कर लूं मैं, ठीक है, नहीं वो अलग से मेंशन किया है। चलो, अब सपोर्ट टू द एग्रो बेस्ड एंड रूरल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वाला पॉइंटर फिर से आ गया। ये सेम हमने फ्रूट में पढ़ा था कि अगर मुझे आम से चटनी बनानी है, अगर मुझे टमाटर से प्यूरी बनानी है, टमाटर तो चलो वेजिटेबल आ गया, अगर मुझे एप्पल से साइडर बनानी है, एप्पल से मुझे जूस बनाना है, एप्पल से मुझे और भी प्रोडक्ट्स जैम बनाना है, तो वो सारी चीजों के लिए मुझे इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। इंडस्ट्रीज उनको बनाएंगी। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी हो रहा है, इंडस्ट्रीज भी खुल रही हैं इससे। अब इंडस्ट्रीज में भी कौन काम करेंगे, इंडस्ट्री में भी लेबर काम करेगी, इंडस्ट्री में भी कौन काम करेगा, रोजगार यहां से भी मिल रहा है। ये वाला पॉइंटर आप रोजगार वाले में भी ऐड कर सकते हो, बट सेपरेट पॉइंटर अगेन वो ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने अलग से ये पॉइंटर बनाया था कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका निर्माण भी प्लांटेशन क्रॉप के जरिए हो रहा है, उनकी प्रोडक्शन के जरिए हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल हमेशा मेंशन करने, ऐसा नहीं कि जो पॉइंटर लिखा है उसी को घुमा के लिखा दिया, नहीं। जैसे चाय, अगर हमने चाय की बागान लगाए हुए हैं, तो अब जो चाय के बागान से हमें चाय जो हम पीते हैं, जो कॉफी हम पीते हैं, कॉफी की बेरी होती है ना, बेरी को रोस्ट किया जाता है, ठीक है, उसको ड्राई करके रोस्ट किया जाता है, उसके बाद जो कॉफी हमें मार्केट में मिलती है वो अवेलेबल हो जाती है, वो बन जाती है, सॉरी। तो बेसिकली वो सारे ऑपरेशंस इंडस्ट्रीज परफॉर्म कर रही हैं। तो बेसिकली इन सारी चीजों की वजह से इंडस्ट्रीज का निर्माण हो रहा है। आप और चीजें भी ऐड ऑन कर सकते हो, जो रबर है, रबर प्लांट होता है, उससे इलास्टिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। हर चीज के जो इलास्टिक, हमारे कपड़ों पे इलास्टिक होते हैं, वो रबर से बनाए जाते हैं। जो हम लड़कियां हेयर बैंड यूज करती है, वो भी इलास्टिक से बनाया, वो भी रबर से बनाया जाता है। जितनी भी चीजों, वो खिंचाव वाली चीजें हैं, इलास्टिक वाली चीजें, वो रबर प्लांट से बनाई जाती हैं। तो उन सभी का निर्माण, अब उस रबर प्लांट से, सोचो प्लांट से कोई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है और उसका यूटिलाइजेशन हम हेयर बैंड के तौर पे, हेयर रबर के केस में इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे रबर के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम उसका यूज कर रहे हैं। तो वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा, इंडस्ट्रीज बनाएंगी। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल रहा है, और इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल हम दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन इससे रही है, और अल्टीमेटली रोजगार मिल रहा है, अल्टीमेटली लेबर्स को इससे क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या बोलते हैं, पॉइंटर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्री लाइक कॉयर, रबर, ऑयल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कोकोनट के अंदर कॉयल होता है, देखो कोकोनट का हम ऑयल भी बनाते हैं ना, हम बोलते हैं कोकोनट ऑयल लगाना है, या ठीक है, कोकोनट का ऑयल होता है, और बाकी भी आपकी क्रॉप है उनका भी ऑयल मिलता है।
जैसे मैंने रबर का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से कोकोनट की भी तो बहुत चीजें बनती है। कोकोनट वाटर, चलो वाटर बनाना नहीं पड़ता, वो तो होता ही उसमें, ऑयल है, कॉयर है, अलग अलग प्रोडक्ट्स कोकोनट के मिलते हैं। तो वो सारी चीजें इंडस्ट्रीज बना रही हैं, वो सारी चीजें इंडस्ट्रीज बना रही है। हम इंडस्ट्रीज को बोल सकते हैं कि ये लो, मैं बस तुम्हें उगा के दे सकता हूँ टी, कॉफी, कोकोनट, रबर। अब तुमको इस रबर का रबर बैंड बनाना है, इस रबर का इलास्टिक बनाना है, क्या बनाना है, तुम वो डिसाइड करोगे। तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट इससे हो रहा है इन शॉर्ट, और पीपल, लोगों को भी रोजगार इससे मिल रहा है। और तीसरा चीज कि हम अगर हम प्लांटेशन क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम बेसिकली इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बेसिकली एग्रो बेस्ड और रूरल इंडस्ट्रीज का निर्माण कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। डन। दूसरा पॉइंटर है कोकोनट हस्क यूज फॉर कॉयर प्रोडक्शन। हस्क का होता है बाहर वाला, कोकोनट का जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हस्क बोला जाता है, और वो कॉयर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम डिटेल में आगे प्रोसेसर जानेंगे जब हम प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला, इट ऑल्सो प्रमोट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भी ये बेसिकली सपोर्ट करता है। ठीक है, अब कुछ ने अपना स्टार्टअप खोला होता है कि यार हमें कोकोनट ऑयल बेचना है, हमें ये करना है, तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो उनको भी सपोर्ट करता है। अगर मान लो मैंने बोला कि मैं कोकोनट की खेती कर रही हूँ, तो मेरे नियर बाय जो भी तेल बनाने वाले होंगे या कोकोनट के कुछ भी प्रोडक्ट बनाते होंगे, तो मैं उनको अपना रॉ मटेरियल सप्लाई कर दूंगी। तो उनका सपोर्ट, उनके लिए भी वो सपोर्ट की तरह एक्ट हो सकता है अगर मैं प्लांटेशन क्रॉप को प्रोड्यूस कर रही हूं। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सॉइल एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन, मृदा एवं पारिस्थितिकी संस्करण। संस्करण नहीं है यार, सॉरी, संस्करण तो कुछ और ही होता है, संरक्षण। ठीक है, चलो ओके। अब सॉइल एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन मतलब अगर जब भी हम प्लांटेशन क्रॉप की खेती कर रहे हैं तो उससे सॉइल हमारी कंजर्व हो रही है, सॉइल में न्यूट्रिएंट बच रहे हैं, हमारी सॉइल अच्छी स्थिति में रह रही है। बेसिकली ये बोलना चाह रही मैं। तो देखो यहाँ पे जैसे पॉइंटर ऐड किया गया कि अगर हम टी की खेती करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये नॉट ओनली मैं बोलूंगी प्लांटेशन क्रॉप लगा के, किसी भी फॉर्म के पौधे अगर हम लगाते हैं तो वो सॉइल इरोजन को रोकता है। क्योंकि हम इंपॉर्टेंसेस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप कर रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम इंपॉर्टेंसेस बताएं। इसका इंपॉर्टेंस भी ये है कि ये मृदा अपरदन को रोकता है। अगर मान लो आपने देखा होगा कि जो चाय के बागान है वो हिली क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होते हैं, इस तरीके से स्टेप 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 होते हैं, है ना। तो उन क्षेत्रों में इरोजन बहुत ज्यादा होता है, मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे पौधे लगा दिए, टी के पौधे लगा दिए, तो बेसिकली जब बारिश होगी तो बारिश की वजह से जितनी मिट्टी बहनी थी, अब वहां पे पौधे लग गए हैं तो कंपैरेटिवली कम मिट्टी बहती है। ऐसा नहीं कि बहती नहीं, बहती है, बट कंपैरेटिवली बहुत कम मिट्टी बहती है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है अगर हम चाय को हिली स्लोप पे लगाते हैं, हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में लगाते हैं, तो वो मृदा अपरदन को रोकने में सक्षम होता है। ठीक है, डन। कैश्यू ग्रोन ऑन बैरन लैंड प्रोटेक्ट फ्रॉम। अब देखो बैरन लैंड, ये सारे पॉइंटर आप लोग बोलोगे यार ये सेम चीजें हमने फ्रूट में भी पढ़ी है। अब मान लो कोई बैरन लैंड है, बैरन लैंड का मतलब होता है कोई, अरे यार हिंदी में क्यों नहीं आ रहा, मतलब जहां पे कुछ भी नहीं लगता, उजड़ी हुई जगह, हाँ हिंदी में पता नहीं, याद नहीं आ रहा। ऐसी जगह जहां पे कुछ भी नहीं लगता है, बंजर भूमि, हाँ सॉरी बंजर भूमि है। तो जैसे मैंने आपको कुछ फ्रूट्स के नाम बताए थे, कुछ फ्रूट्स जो है वो ऐसी बंजर भूमि में लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा सीन है कि कुछ ऐसी क्रॉप होती हैं जो बैरन लैंड पे लग जाती है, जो हमें इनकम दे सकती है वैसी जगहों से। अब होता है ना यार, हमारे पास मान लो कुछ ऐसी जगह भी होती है जो अच्छी नहीं होती, बंजर सी होती है, हम क्या ही लगाएंगे, वेस्टेज है, पैसे का वेस्टेज है। तो हम वहां पे इस तरीके के कैश्यू नट जैसी क्रॉप्स को वहां पे लगा सकते हैं, क्योंकि वो क्रॉप वैसी स्थिति में, ड्रॉट कंडीशन में या टफ कंडीशन में ग्रो हो जाती हैं। डन, ओके। एंड दैट ऑल्सो रिड्यूसेस द हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। ये इन जनरल अगर हम किसी भी पौधे की बात करते हैं तो सिनेरियो में भी है। तो अगेन हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप पढ़ रहे हैं तो हमें उसके विद रिस्पेक्ट टू चीजें बतानी है। तो इसीलिए हमने बोला कि यार जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वो बेसिकली सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में मदद कर रही है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि सॉइल को कंजर्व करने में मदद करती है। जैसे हमने टी का एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने कैश्यू का एग्जाम्पल दिया। ओके, ऑल सेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पे एक दो पॉइंटर और हैं जो हमने स्टार्टिंग में मेंशन करे थे। देखो
ग्लोबल प्रोडक्शन की बात हमने कर ली है कि ग्लोबली इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। वर्ल्ड में 47% जो है वो टी इंडिया में ही ग्रो होती है, 66% कैश्यू और अरेका नट इंडिया में ही ग्रो होता है। कमर्शियल वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू का मतलब होता है हाई वैल्यू, कि थोड़ी सी जगह पे भी लगा दोगे तो हमें बहुत ज्यादा इनकम मिलने का, इससे बहुत अच्छा इनकम हमें मिल सकता है। ये मैंने आपको फ्रूट में भी बताया था कि फ्रूट्स जो हैं वो हमें ज्यादा इनकम देता है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर क्रॉप, जो हमारी क्या बोलते हैं, अनाज वाली फसलें होती है उनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे भी हम ये बात कर रहे हैं कि ये हाई वैल्यू क्रॉप होती है, इनसे हमें ज्यादा इनकम मिल सकता है। ठीक है, ओके, डन। चलो, एक्सपोर्ट वाला पॉइंटर भी हमने कवर कर लिया, इकोनॉमी वाला पॉइंटर भी हमने कवर कर लिया है। आगे देखते हैं। देखो, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हो गया है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन भी हो गया, बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, ये अलग से आप पॉइंटर डाल सकते हो कि जो हमारे प्लांटेशन क्रॉप है वो हमें अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। जैसे अगर हम चाय की बात करें, चाय तो चलो हमें चाय देती है, जैसे हम कोकोनट की बात करें, कोकोनट से हमें ऑयल भी मिलता है, उससे हमें कॉयर भी मिलता है। ठीक है, जैसे हम रबर की बात करते हैं तो जो रबर का पौधा है वो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है, उससे हमें रबर बैंड भी मिल रहे हैं, उससे हमें हम कपड़ों में भी इलास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें प्लांटेशन क्रॉप से मिल रहे हैं। तो ये वाला पॉइंटर्स भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, लास्ट, ये आपका है यूटिलाइजेशन ऑफ हिली एंड बैरन एरिया। हालांकि कैश्यू वाले पॉइंटर में ये चीज आ गई है, बट ये आपको हमेशा अलग लिखना है। सॉइल एंड वाटर कंजर्व सॉइल एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन वाला पॉइंटर अलग है और ये वाला पॉइंटर अलग लिखना है। यूटिलाइजेशन ऑफ हिली एंड बैरन लैंड, हिली एरिया और बैरन लैंड को यूटिलाइज किया जा रहा है अच्छे से। कैसे? वही हिली एरिया थे, पहाड़ी क्षेत्र यूजुअली उसमें सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, तो सीढ़ी नुमा खेतों में ये प्रॉब्लम आती है कि जब बारिश आता है तो मिट्टी ढल जाती है, मिट्टी बह जाती है, और जो आपने वहां पे क्रॉप्स लगाई होती हैं वो भी, मतलब अगर बहुत ज्यादा बारिश है तो वो बह जाती हैं या वो लेट जाती हैं, लॉजिंग हो जाती है उनमें, है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये चीज ना हो तो हम वहां पे पौधे लगा रहे हैं। अब टी जो है आपने देखा होगा, श्रब होती है ट्री, ठीक है, झाड़ी होती है, तो झाड़ी थोड़ी ना बहेगी नीचे, है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे यूजुअली जो अनाज वाली फसलें हैं या सब्जी वाली फसलें हैं उनको नहीं लगाया जाता है बिकॉज ऑफ उसके ढलान की वजह से, बिकॉज ऑफ उसके स्लोप की वजह से, तो वहाँ पे हम इन क्रॉप्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एक पॉइंटर तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंटर आप लोग बोल सकते हो ये कि बैरन लैंड, जैसे मैंने कैश्यू का एग्जांपल दिया कि कुछ हमारे पास क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो रफ एंड टफ कंडीशन पे ग्रो हो जाती हैं। तो अगर हमारे पास कोई वेस्ट लैंड है या कोई बैरन लैंड है, कोई हमारे पास बंजर जमीन है, तो अगर वहां पे आप लोग कुछ नहीं लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप जो भी चीजें वहां पे लगाते हैं वो वेस्ट है क्योंकि वो बंजर जमीन है, वहां पे न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। तो अगर वहां पे आपको वो सिनेरियो लग रहा है तो आप कुछ प्लांटेशन क्रॉप वहां पे लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको कैश्यू का एग्जांपल दिया कि कैश्यू नट आप लोग वहां पे लगा सकते हो, उसकी वजह से आपको इनकम मिल जाएगी। जो जमीन आपने ऐसे छोड़ी होगी उस जमीन पे आप कुछ प्लांटेशन क्रॉप को लगा सकते हो जो रफ एंड टफ कंडीशन पे रह सकती हैं और वहां से आपको एक लमसम इनपुट नहीं, इनकम मिलती रहेगी। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको इंपॉर्टेंस या स्कोप ऑफ प्लांटेशन क्रॉप में मेंशन करने, तो ये सारे पॉइंटर्स आप लिख सकते हो इसी फॉर्म में। बच्चे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे बच्चे, बेटा पूरे लिटरली। अगर इंपॉर्टेंस एंड स्कोप आता है या तो इंपॉर्टेंस आएगा या स्कोप आएगा। पहले प्लांटेशन क्रॉप के बारे में 2-4 लाइनें लिखनी है, प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है, एग्जांपल, फिर आप एनलिस्ट करोगे इनको जिस तरीके से मैंने किया है, ग्लोबल प्रोडक्शन, कमर्शियल वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू, दिस एंड दिस। उसके बाद हर एक पॉइंटर को आपने एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, बिकॉज थोड़ा सा टॉपिक था, मैंने बहुत डिटेल में जितना मैक्स मैं बता सकती थी उतना मैंने बताया। हालांकि कुछ एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहे थे, बट वो हम जब क्रॉप्स करेंगे तो जब एक बार तुम्हें क्रॉप भी आ जाएगी ना, तो क्रॉप से भी तुम एग्जाम्पल वहां पे डाल सकते हो, फाइनल्स के लिए ये प्रिपेयर हो जाएगा फिर तुम्हारा, ठीक है, डन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो एक दो वीडियोस मैंने मतलब क्लासेस अभी की हुई थी, तो मैंने देखा कि ज्यादा रिएक्शन है नहीं उसमें, ठीक है, रिएक्शंस या फीडबैक्स, ठीक है, मे बी बहुत सारे बच्चों को नहीं भी होगा ये, बट लेट इट बी। तीसरी क्लास है ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों के सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है, बच्चों अच्छे से पढ़ो। आई विल मेक श्योर दैट जो मैंने जिस तरीके से मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन में बताया कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मेक श्योर करें
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। मैं जैसे हर वीडियो में बोलती हूँ कि यार आपके सपोर्ट से ही नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और बढ़ेंगे, तो मेक श्योर दैट रिस्पॉन्सेज अच्छे रखें अपने, ठीक है। डन। चलो, तो कुछ बच्चों को सेकंड सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट है, तो बच्चों हमारा सेकंड सेमेस्टर ऑलरेडी शुरू हो गया है, जहां पे 14 अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट ये भी है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं जो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस लेना चाहते हैं, कि जैसे कॉलेज में जैसे स्कूल में होता था, कॉलेज में तो किसी किसी के कॉलेज में तो कुछ भी नहीं होता, जैसे स्कूल्स में होता था कि अच्छा ये क्लास चलेगी, ये पढ़ना है, ये नोट्स दे दिए, प्रॉपर क्लासेस भी मिलेंगी प्रॉपरली, नोट्स भी मिलेंगे प्रॉपरली, आपको बताया भी जाएगा किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से पेपर आता है, A to Z चीजें। और मतलब डाउट्स होंगे तो डिस्कशंस होगा, टेलीग्राम ग्रुप्स आपके अलग से बने हुए हैं, आप क्लास में आके पूछ सकते हैं, अलग से क्लासेस आपके लिए कंडक्ट करवा सकते हैं, व्हाटसोएवर जिस तरीके से आपको पसंद होगा। डन। तो ऑलरेडी बैच शुरू हो गया एंड ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मिड टर्म तक हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अगर आप चाहते हो कि एक वेल स्ट्रक्चर वे में आप पढ़ना, हमारे साथ जुड़ के पढ़ना, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन Y1020 याद कर सकते हैं, और याद कर लो, जब भी आप बैच लोगे तो इस कूपन को जरूर लगाना है, क्योंकि इस कूपन कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार मैं बता भी देती हूँ किस तरीके से एनरोल करना है। आपको जाना है गूगल पे आप सर्च करोगे अड्डा 24/7। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी, यहाँ पे गए, है ना। यहाँ पे जाने के बाद ऑल कोर्सेज के बाद आपको जाना है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के बाद एग्रीकल्चर कैटेगरी में। जैसे एग्रीकल्चर कैटेगरी में जाओगे तो वहां पे आपको जाना है बीएससी सेमेस्टर में। ये देखो, बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर में गए, पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर का बैच यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाओ। अभी आपको 2999 में शो हो रहा है, बट इतने में नहीं मिलेगा, 6 महीने की वैलिडिटी है, ठीक है। इससे कम में मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हो, और कूपन कोड लगाने से मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट मेरे अंडर मेंटोरशिप भी मिलेगी, मतलब मैं एज अ मेंटोर आपकी होंगी, ठीक है। मैं आपको गाइडेंस दूंगी किस तरीके से, जो भी आपको पूछना होगा मुझसे रिलेटेड टू एनीथिंग। Y1020 लगा दिया, अप्लाई कर दिया, देखो ये आपको, ये क्या हो गया, ये तो उतना ही शो हो रहा है। 1 सेकेंड। ओके, कूपन कोड के साथ आपका 2999 है, कूपन कोड के साथ आपका 2999 में आपको ये बैच मिल रहा है, तो इस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो। पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना है, ठीक है। डन बच्चों, चलो ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।